नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसको लोग जानते होंगे, उस इस स्टोरी को निश्चित रूप से उनकी अगर नज़र से गुजरेगी तो बिना देखे नहीं रह सकते हैं। जो नहीं जानते होंगे उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। उस शख्सियत का नाम मधु लिमय है। मधु जी के बारे में चर्चा करने का कारण यह है कि ये जो 2022 का वर्ष है वो मधु जी का जन्म शताब्दी के वर्ष में मनाया जाता है। मुझे पता है जब आज के जीवन में, खास करके राजनीतिक जीवन में, जब नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है तो मधु जी के चर्चा करने वाले कभी लोग बचे हैं। लेकिन मुझे जैसे मैंने देखा वो कि मधु जी का जन्म शताब्दी कई सोशलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर मनाए जा रहे हैं और लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में लोग याद करते हैं उनको, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी आपसे कुछ बात बताऊं। इसका उद्देश्य कुछ और नहीं है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिस व्यक्ति ने इस देश के निर्माण में, समाजवादी आंदोलन को प्रखर बनाने में अपना जीवन दान दिया, उसके बारे में कम से कम आप जान तो लें। मैं किसी भी तरह का दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं मधु जी को व्यक्तिगत रूप से जानता था। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं कुछ एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो मधु जी से बहुत करीब रहे, उनके साथ रहे हैं बड़े जूनियर के रूप में। और उस संदर्भ में मैं जिन चीज़ों जो मेरी टिप्पणी होगी, तो जो मैंने खुद पढ़ा उनके बारे में, या जो मुझे कुछ स्मरण है अपने जीवन में, और जिन लोगों से मैंने जो सुना, उसमें एक प्रोफेसर राजकुमार जैन हैं जो भी हम लोग के बहुत सीनियर प्रतिष्ठित नेता, और आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय से वो रिटायर किए हैं। और दूसरे प्रोफेसर अशोक सिंह जो दयाल सिंह कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं, और उनके यहाँ उनका आना जाना रहता। जब वो बांका से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके घर पर वो रहा करते थे। मधु जी के बारे में दो तीन चीज जो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो शायद आपको रोचक लगेगा, वो ये कि आप सोच सकते हैं कि आज के जमाने में कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कि सब जानता हो, ऐसा नहीं कि मधु में कोई नहीं जानता था। तो मुझे राजकुमार जैन साहब ने कहा इस बात को कि मधु जी के यहाँ कोई फ्रिज नहीं था, वो कि उनका दूध फट ना जाए तो दूध गर्म करने के लिए उनको 2-3 बार पार्लियामेंट से आकर उसको गर्म करना पड़ता था। मधु जी के बारे में मेरी अभी तुरंत मैं बात कर रहा था प्रोफेसर अशोक से, तो उसने कहा कि पता नहीं तुमको याद है कि नहीं है कि मधु जी को वो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और गोवा स्वतंत्रता में भी उनकी भागीदारी रही, लेकिन वो किसी भी तरह का पेंशन नहीं लिया करते थे। और मधु जी का जो जीवन चला है, अपना जो खर्चा बर्चा होता है, बहुत ही मामूली उनका रहन सहन था। तो अखबार में लिख करके ये उनका खर्चा होता था, और उनकी पत्नी चंपा जी पूना में किसी कॉलेज में पढ़ाती थी, तो वो कुछ उनको सहयोग मिलता था। और जिसको अगर मैंने कह दिया पहली दफा कि इस जीवन में अभी जो कहता है नैतिकता का पतन हो गया है, तो नैतिकता का अगर कोई प्रमाण है तो वो मधु लिमय। इसलिए मुझे लगा कि मुझे जरूर इसके ऊपर में कुछ बात करनी चाहिए। मधु जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1922 में, इसीलिए वो आज जो अभी चल रहा है वो उनका 100 साल पूरा हो गया है। और वे बहुत ही लोहिया से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। और जब जनता पार्टी बनी 1977-78 में, और यहाँ पर जब चुनाव हुआ, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और चंद्रशेखर पार्टी के अध्यक्ष थे उस जमाने में, मधु जी को भी कहा गया था, जो हमारी जानकारी है, कि वो मंत्री बने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब वो जो 7 शायद जनरल सेक्रेटरी थे जनता पार्टी, उसमें से एक मधु लिमय थे। लेकिन मधु लिमय इतने पढ़े लिखे और उनको इतनी अपडेटेड रहते थे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में, चाहे बाकी चीजों के बारे में, कि वो एक तरह से उनको लोग ये समझता था कि जनता पार्टी के आइडियोलॉग हैं, चीफ आइडियोलॉग हैं। वो बेसिकली मूल रूप से एक समाजवादी चिंतन के प्रतीक थे, लोहिया से जुड़े हुए थे, और समाजवाद की वकालत ही नहीं करते थे, समाजवाद को वो जीते भी थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक घटना और याद मैं बता रहा हूं कि मधु जी की शायद वो अंतिम पुस्तक थी, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, और इस पर भी मैंने पूछा, अभी मैंने उसको कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूं। वो शायद फिकी ऑडिटोरियम में वो मीटिंग हो रही थी, और वो जो पुस्तक थी, मेरी जो जानकारी है, कुछ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इंटरेक्शन है,
लेकिन जो जिनसे मेरी प्रोफेसर अशोक से बात हुई उसने कहा कि वो नहीं, उनका अंतिम पुस्तक थी। उस पुस्तक का उन्होंने जो पटेल पर लिखा है, जिसको उन्होंने चंद्रशेखर जी को डेडिकेट किया है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को। तो मुझे वो घटना इसलिए याद है कि उस कार्यक्रम में जो मुझे जो जानकारी है, जो मुझे याद पड़ रहा है, इसलिए मैं इसमें दावा नहीं कर सकता हूं कि वो पुस्तक का विमोचन जो एस निजलिंगप्पा, जो पुराने कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री, वो बहुत वृद्धावस्था में आए थे, इसलिए भी वो चर्चा का विषय था। और उस मंच पर जो 2-3 लोग मौजूद थे, उसमें चंद्रशेखर, मधु जी और एस निजलिंगप्पा। अशोक से भी मेरी बात हुई, उसने कहा कि उस जमाने में मधु जी का जो गला खराब हो गया था, तो वो बात नहीं कर सकते थे इशारे में। तो ये एक वो घटना मुझे याद है। और एक और घटना जिसके बारे में भी मुझे याद है वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था। मधु जी के डेथ होने के बाद 1995 में शायद उनकी मृत्यु हुई है। उस मतलब आयोजन में भी मैं था, उस कार्यक्रम में, और वो कंडोलेंस मीटिंग हो रही थी। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी आए हुए थे, और मुझे लग रहा कि उसमें और भी कई शख्सियत थे। और जब बात हुई, चर्चा में किसी ने जिक्र किया कि वो जॉर्ज साहब के बारे में कहा जाता है, उस पर भी मैं आऊंगा। तो जॉर्ज साहब ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब जनता पार्टी की सरकार टूटी, चरण सिंह अलग हुए, मोरारजी भाई और चरण सिंह की पार्टी अलग हुई, लोकदल बन गया जिसमें कि मधु में और जॉर्ज साहब भी बहुत बच्चा अलग हुए। तो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जॉर्ज फर्नांडिस, जो बहुत ही मधुरिमा से बहुत करीब के रहे हैं, बहुत करीबी रिश्ता था उनका, वो उन्होंने एक माने ये उनके जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जब जनता पार्टी टूटी, एक दिन पहले वो मोरारजी भाई देसाई की सरकार को डिफेंड कर रहे थे पार्लियामेंट के फ्लोर पर। और जॉर्ज साहब वहां पे इसमें मोरारजी भाई देसाई की मंत्रालय में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। लेकिन जब पार्टी टूटी और सारे सोशलिस्ट लोग इस तरफ चले आए, चरण सिंह की तरफ, तो कहते हैं कि मधु जी के कहने पर मधु जी ने उनको आइडियोलॉजिकली कन्विंस किया कि ये तुम्हारा नेचुरल ये है। तो जॉर्ज साहब ने कहा था उस ओकेजन पर, जब वो कंडोलेंस मीटिंग हो रही थी, मुझे इतना जरूर याद है, मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे याद है, मुझे लगता है कि मुझे जरूर आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। और जॉर्ज साहब ने कहा कि मैं ये ओकेजन नहीं है, लेकिन मैं इस पर जरूर कुछ बताऊंगा, वो स्पष्टीकरण देना चाहता था। तो ये कहानी मुझे याद है। मधु जी के बारे में जब भी कोई भी बात अधूरी रह जाएगी, जब अगर कोई मधु जी के बारे में जिसने भी पढ़ा होगा उनको, कि उनके किसी भी चीज के ऊपर जो लिखते थे, उनकी जो पकड़ थी पॉलिटिक्स पे, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे और म्यूजिक पे, सोचने की बात नहीं। आप जिन लोगों को भी म्यूजिक में उस जमाने में, क्लासिकल म्यूजिक में मतलब रुचि रही होगी, जो लोग इस तरह के कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, उनको पता होगा कि मधु जी उनको संगीत में, खास करके भारतीय संगीत में और बाकी संगीतों में भी काफी रुचि थी। और जब भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ करता था, वो जाया करते थे। मधु जी को जो सबसे पहले मेरे दिमाग में याद है, क्यों मैं आज मधुरिमा को याद कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे याद है 1973 का साल था। उसी साल हम लोग स्कूल से पास करके कॉलेज में आए थे। अब वो साल था कि बांका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोकसभा का एक मतलब क्षेत्र है बिहार में, वहां से मध्यावधि चुनाव हुआ था और मधुरिमा उम्मीदवार थे, और उनके खिलाफ राजनारायण जी भी उम्मीदवार थे, और शायद बीकेडी से वो उम्मीदवार हो गए थे। और अब ये मुझे याद नहीं पड़ रहा किस पार्टी से, लेकिन राजनारायण जी भी शायद उम्मीदवार थे, और सुमित्रा देवी कांग्रेस की उम्मीदवार थी, और एक कोई कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, शायद वासुदेव राम कुछ नाम याद था। और उस चुनाव का इसलिए मुझे याद है कि इंडिपेंडेंस के बाद पहली दफा किसी कांग्रेसी उम्मीदवार का जमानत जब्त हुआ था। तो मधु जी का फोटो दिनमान में, रघुवीर साहब उस जमाने में संपादक हुए थे, तो मधु जी का फोटो के साथ उस पर स्टोरी आया था। तो मुझे जैसे ही मैंने देखा वो स्टोरी, तो मुझे लगा कि जरूर मधुरिमा के बारे में कुछ बात लोगों को बताना चाहिए। तो आज के युग में खास करके मैं अंतिम बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आज पर चर्चा भी कई बार हो जाती है, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जब जेपी ने जनता पार्टी बनाई थी, तो तय यह हुआ था कि जो सारी पार्टियां हैं, जनसंघ उस जमाने में, कांग्रेस संगठन, ये भारतीय लोकदल और ये सोशलिस्ट, बाकी जितने भी पार्टियां थी,
उन लोगों में यह तय हुआ था कि आप लोग जब जनता पार्टी में मर्ज कर रहे हो तो आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दोगे, उससे आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन जब जनता पार्टी आई तो मधु जी जो चर्चा के विषय रहते हैं बार बार, उस पर कई तरह का मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है, वो इसीलिए इस बात को जो डुअल मेंबरशिप का जो सवाल उठाते थे कि आप जनता पार्टी में भी हो और आप आरएसएस से भी आपका संबंध बना हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी पे फिर कहते हैं कि बाद में पार्टी टूटी है। और इसीलिए ये भी आजकल चर्चा का विषय है। तो मैंने सोचा कि मधुनिमय के बारे में लोगों को जानना चाहिए, खास करके उस समय जब हम ये पूरा जमाना जिसको कहते हैं कि पोस्ट कैपिटलिज्म का फेज है, जब पूंजीवादी व्यवस्था से आगे चल करके बाजारी व्यवस्था में जी रहे हैं, जिसको कि हम द एज ऑफ कंज्यूमरिज्म कहते हैं। जब हम कंज्यूमरिज्म, जब बाजार बाद में जी रहे हैं, जब बाजार ही सब कुछ तय कर रहा है कि जो मटेरियल वैल्यू है, मनी सबको तय कर रहा है, उस समय आपको अगर ये स्टोरी आप देखेंगे तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि इसी धरती पर, इसी दिल्ली में एक ऐसा भी शख्स था जिसका नाम मधु लिमय था। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मधु जी को एक बार फिर से याद करके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं आपसे विदा लेता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इस वादे के साथ कि जब अगली बार मिलूंगा तो किसी और स्टोरी के साथ। थैंक यू।